हेलो बच्चों, ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर का ये पार्ट 3 है। पार्ट फर्स्ट में हमने न्यूट्रिशन के बारे में समझा था, पार्ट सेकंड में हमने रेस्पिरेशन के बारे में समझा था। अब हम पार्ट 3 में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में समझेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? सब्सटेंस का मूवमेंट होना एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में 2 सिस्टम आते हैं, एक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के भी 3 पार्ट होते हैं, ब्लड, ब्लड वेसल और हार्ट होता है। उसके बाद ब्लड क्या होता है? ब्लड एक रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। ब्लड में प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है और बाकी सेल्स जो होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट यानी ब्लड सेल्स, वो 45% होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखना है कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा एक कलरलेस फ्लूइड होता है जिसमें जितनी भी ब्लड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट जो होती हैं वो सस्पेंडेड करती हैं। उसके बाद प्लाज्मा के अंदर 91 से 92% वाटर होता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद प्रोटीन होते हैं, कुछ हार्मोन और कुछ क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट देखना है प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है। प्लाज्मा जो है वो फूड को, CO2 को, नाइट्रोजनस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करवाता है हमारे बॉडी में। उसके बाद आरबीसी जो होती है वो बाइकॉन्केव शेप में होती है, इस टाइप की शेप में होती है। उसके बाद इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है और ये हमारे बॉडी में मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी जो होती है वो रेड होती है कलर में, क्योंकि इसमें रेड कलर पिगमेंट हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस होती है और हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाना लंग्स से पूरे सेल्स ऑफ बॉडी की तरफ। उसके बाद अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए हमारे बॉडी में तो हमें एक डिसीज़ होती है एनीमिया। नेक्स्ट देखना है डब्ल्यूबीसी क्या होता है। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो इरेगुलरली शेप की न्यूक्लिएटेड वाली सेल्स होती हैं। ये प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडीज़ जिससे कि ये पैथोजन को किल कर सकें। उसके बाद ये प्रोटेक्ट करते हैं हमको डिसीज़ से, फाइट इन्फेक्शन लड़कर, यानी इन्फेक्शन से लड़के हमें ये डिसीज़ से बचाते हैं। नेक्स्ट देखना है प्लेटलेट्स क्या होता है। प्लेटलेट ये टाइनी फ्रेगमेंट होते हैं बोन मैरो के और ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं जब कोई इंजरी हो जाती है। उसके बाद ब्लड के फंक्शन क्या लिखने हैं, यही बोर्ड में फंक्शन लिखने हैं। देखो ब्लड का फंक्शन क्या क्या हो सकता है कि ये O2 को, सॉल्ट को ट्रांसपोर्ट करवाता है। उसके बाद CO2 को, डाइजेस्टेड फूड को, हार्मोन्स को, न्यूट्रिएंट और वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करवाता है हमारे बॉडी में। साथ ही ये वाटर बैलेंस बनाता है हमारे बॉडी में, बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करके रखता है, ब्लड लॉस से बचाता है और ये हमारे बॉडी की जो pH होती है उसको भी मेंटेन करता है और ये डिसीज़ से हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, मेनली कौन करता है? WBC। नेक्स्ट देखना है ब्लड वेसल क्या होती है। ऐसी ट्यूब्स जिनमें हमारा ब्लड जो है वो फ्लो करता है उन्हें हम ब्लड वेसल कहते हैं। तो ब्लड वेसल जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज का काम होता है ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाना, वेन्स का काम होता है हार्ट के पास ब्लड लेके आना और कैपिलरीज का काम होता है कि पहले तो ये बहुत ही पतली होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं और ये आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करती हैं। सेकंड, ये मटेरियल को एक्सचेंज करवाती हैं ब्लड और सेल्स के बीच में। नेक्स्ट देखना है लार्जेस्ट आर्टरी होती है एरोटा और लार्जेस्ट वेन होती है वेना केवा। ऐसी आर्टरी जो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है वो है पल्मोनरी आर्टरी। ऐसी वेन जो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है वो है पल्मोनरी वेन। आर्टरीज और वेन्स के बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो आर्टरीज जो होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल होती हैं, वेन्स जो होती हैं वो कलेक्टिंग वेसल होती हैं। कैसे पता चलेगा? ऐसे देखना है कि ये हमने बनाया हार्ट, 4 चैम्बर होते हैं, यहाँ से जो ब्लड लेके जाती है वो होती है एरोटा और यहाँ पे टिश्यूज़ होते हैं और उसके बाद इनसे ब्लड लेके कौन आता है? वेना केवा। तो ये जो है वो ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है टिश्यूज़ के पास और ये जो है इनसे लेकर टिश्यूज़ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके वेना केवा हार्ट को दे रही है। इसीलिए इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल और इसको कहते हैं हम कलेक्टिंग वेसल। उसके बाद आर्टरीज जो होती हैं वो रेड होती हैं कलर में, वेन्स जो होती हैं वो ब्लू होती हैं कलर में। आर्टरीज हमारे स्किन के अंदर बहुत ही ज़्यादा डीप में लोकेटेड होती हैं जबकि वेन्स जो हैं वो हमारे सुपरफिशियल होती हैं, यानी हमारे स्किन के ऊपर ही रहती हैं ये। ठीक है, अगर आपको कोई ग्रीन ट्यूब दिखाई दे रही है अपने हाथ पर तो वो वेन्स हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखना है, ये है एक फ्लो चार्ट।
ठीक है। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बीच का एक मेन चार्ट है, इसको तैयार कर लेना, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो देखना क्या है, आर्टरीज जो होती हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाता है कौन नहीं, प्रेशर किस में हाई लो होता है, वॉल थिकनेस किस में ज़्यादा कम होती है, वॉल्व्स की प्रेजेंस होती है या नहीं, और ल्यूमेन कितना क्या होता है। ठीक, तो ये देखना है। आर्टरीज जो है वो हार्ट से दूर लेके जाती हैं ब्लड को, वेन्स जो है वो हार्ट के पास लेके आती हैं ब्लड को, कैपिलरीज जो है वो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस कराती हैं आर्टरीज और वेन्स के बीच में। नेक्स्ट देखना है, आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, कैपिलरीज में दोनों टाइप का ब्लड रहता है। आर्टरीज जो है वो हाई प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करवाती हैं, जबकि वेन्स में कोई प्रेशर बहुत ही कम होता है और कैपिलरीज में भी कम होता है। आर्टरीज की जो वॉल थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है, थिक होती है और इलास्टिक होती है। वेन्स की थिन होती है, नॉन इलास्टिक होती है। कैपिलरीज की बहुत ही ज़्यादा थिन होती है, वन सेल थिक। अब इसका मतलब समझते हैं। तो क्या है मतलब कि मान लो ये हमने बनाई है, और छोटा करते हैं इसको, ये हमने बनाई आर्टरीज की ट्यूब। ठीक, ये हमने बनाई है आर्टरी की ट्यूब, ये हमने आर्टरी की ट्यूब बनाई है। ठीक, ऐसे कर दिया। उसके बाद फिर हमने ये वेन्स की ट्यूब बनाई है। ठीक है, उसके बाद हमने कैपिलरीज की ये वाली बनाई है। तो देखो कैपिलरीज को थोड़ा और सही से बनाते हैं। ठीक, कैपिलरीज, ये है कैपिलरी। तो अब इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है, ये है आर्टरी, ये है वेन, ये है कैपिलरी। तो आर्टरीज की जो थिकनेस होती है, वॉल थिकनेस, इसके ऊपर कितनी वॉल लेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। इसके ऊपर वेन्स के ऊपर 2 ही वॉल लेयर हैं और कैपिलरीज पे एक भी नहीं है। इसीलिए वॉल थिकनेस इसमें ज़्यादा होती है आर्टरीज में, वेन्स में कम होती है, थिन होती हैं, और कैपिलरीज तो बहुत ही ज़्यादा थिन, यानी वन सेल थिक का मतलब इसके ऊपर एक ही लेयर है स्किन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि आर्टरीज में वाल्व एब्सेंट होते हैं, वेन्स में वाल्व प्रेजेंट होते हैं, कैपिलरीज में भी एब्सेंट होते हैं। आर्टरीज की जो ल्यूमेन होती है, अभी मैंने ल्यूमेन बनाई थी, इसको कहते हैं ल्यूमेन, इसको। ठीक है, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक, इस चीज़ को हम कहते हैं ल्यूमेन। उसके बाद इसका जो ल्यूमेन होता है वो बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा, ऐसे कर दो। और वेन्स का बड़ा होता है, कैपिलरीज का तो और भी ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, आर्टरीज से भी छोटा। उसके बाद वॉल्व्स क्या होते हैं, वॉल्व्स क्या होते हैं, मान लो ये हमने 4 चैम्बर बनाए हैं हार्ट के, तो यहाँ पे 3 वॉल्व लगे होते हैं, 2 ढक्कन लगे होते हैं। उन ढक्कन को हम बायो में क्या कहते हैं, वाल्व्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 होते हैं और यहाँ पे 2 होते हैं, राइट साइड 2 और लेफ्ट साइड 3 होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट का डायग्राम पूछा जाता है और सीख लो, अगर कोई इजी डायग्राम आता है तो उसको भी सीख लो और इसकी लेबलिंग भी याद करके जानी है। ठीक है, तो देखते हैं हार्ट में क्या लिखा है। हार्ट जो है वो ट्रायंगुलर होता है शेप में और ये हमारे मुट्ठी जितना बड़ा होता है। FIST यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, बच्चे हैं बेचारे, गलती कर ही देते हैं, बोलते हम इतनी जल्दी हैं नोट्स को कि वो लिख नहीं पाते हैं। फिर भी ये जो नोट्स लिखे हैं ये क्लास में ही लिखे गए हैं, बहुत ही स्पीड में हम बोलते हैं नोट्स को। तो बच्चों ने बहुत मेहनत की है इस पर, और जिसने मेहनत की है उसके नंबर तो दिखते ही हैं। ठीक है, और दिखेंगे इस बच्चे के। तो देखो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। अपर 2 चैम्बर को कहते हैं एट्रियम, लोअर 2 चैम्बर को कहते हैं हम वेंट्रिकल। ये जो 4 चैम्बर होते हैं, इनको चैम्बर को आपस में अलग रखने का काम जो होता है वो एक मस्कुलर पार्टीशन का होता है, उसे हम सेप्टम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वाल्व जो होते हैं हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनका काम होता है, पूछा जाएगा, इनका काम होता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को बचाना। जैसे कि अगर मान लो ये हमने 4 चैम्बर बनाए हैं, ये मान लो मैंने 4 चैम्बर बनाए हार्ट के। ठीक है, इसमें एक बार जो इससे ऊपर वाले चैम्बर से नीचे वाले चैम्बर में ब्लड अगर आ गया तो वापस ना जा पाए, ये बैक फ्लो ना हो पाए, इसलिए यहाँ पे जो वाल्व्स होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, इन्हीं वाल्व से ही क्या होता है, ब्लड जो है वो नीचे आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखना है क्या लिखा है। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना पूरे बॉडी में। नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंस पूछा जाता है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में। एट्रिया और वेंट्रिकल ये चैम्बर हैं, आर्टरीज और वेन्स ये ब्लड वेसल हैं। ठीक,
चलो, एट्रिया जो होते हैं ये ऊपर के लेफ़्ट और राइट चैम्बर जो होते हैं उन्हें हम एट्रिया कहते हैं। नीचे के जो लेफ़्ट और राइट चैम्बर होते हैं उन्हें हम वेंट्रिकल कहते हैं। एट्रिया जो होते हैं वो रिसीविंग चैम्बर होते हैं, यानी ये ब्लड को रिसीव करते हैं, और वेंट्रिकल जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर होते हैं, क्योंकि ये ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। एट्रिया की जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं, वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, क्योंकि ये ब्लड को बहुत ही हाई प्रेशर के साथ पंप करवाती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखना है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये जितने भी एनसीईआरटी के अंदर जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं सारे ही बोर्ड ओरिएंटेड हैं, बोर्ड के फेमस क्वेश्चन हैं, एग्जामिनर को बहुत पसंद है, ये बार बार क्वेश्चन देते हैं, इसलिए इनको स्किप तो बिल्कुल नहीं करना, इसलिए मैंने नोट्स के अंदर लिखाए हैं। इसको अगर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में लिखा देते या उसके बाद लिखाते तो कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट फेवरेट बोर्ड के क्वेश्चन है, इनको तैयार करके जाना। तुम्हारी मैम को भी पता है कि कितना बोर्ड में आता है, बस उतना ही पढ़ा दी, उनसे उनके 30 में से 30 नंबर आ जाएं, बस मुझे भी पता है बेटा। ठीक है, मुझे पता है कि आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, जीके, सब इंग्लिश सब पढ़ना है आपको। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये बोर्ड ओरिएंटेड नोट्स बनाए हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा इसमें। ठीक है, अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ठीक है, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो कमेंट भी कर देना एक प्यारा सा। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। क्यों जो नेसेसरी होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैमल्स और बर्ड्स में अलग रखना क्यों होता है? क्योंकि हम लोग क्या है, एक वार्म ब्लडेड एनिमल है। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या होता है? ऐसे वो एनिमल या वो ऑर्गेनिज्म जो अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो एनवायरनमेंट के साथ मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि अगर बाहर सर्दी है तो ये गर्मी लेके आएंगे, और बाहर गर्मी है तो ये सर्दी लेके आएंगे। ठीक है, तो ये होता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स का फीचर। तो देखो, जैसे कि हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं तो हमें बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की कांस्टेंट ज़रूरत पड़ती है। तो ये सिस्टम जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखता है, जिससे कि हमें हाईली सप्लाई मिल सके ऑक्सीजन की पूरे बॉडी से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखा है क्या, ये जो सिस्टम होता है, जैसे हार्ट वाला जो सिस्टम है, ये एसेंशियल होता है उन एनिमल्स में जिनकी हाई एनर्जी नीड्स होती है। नेक्स्ट देखना है, क्यों जो वेंस होती हैं उनकी थिन वॉल्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज। वेंस जो होती हैं, पहले आर्टरीज़ के बारे में देखते हैं। आर्टरीज जो होती हैं ब्लड को हार्ट से अलग अलग ऑर्गन तक लेके जाती हैं बॉडी में, और हाई प्रेशर के साथ लेके जाती हैं, इसलिए इनकी वॉल्स थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं। वेंस जो होती हैं वो ब्लड को अलग अलग ऑर्गन से कलेक्ट करती हैं और वापस से हार्ट के पास लेके आती हैं, तो इनमें कोई प्रेशर होता नहीं है, इसलिए इनकी वॉल्स थिन होती हैं। नेक्स्ट देखना है, क्यों वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो थिकर वॉल्स होते हैं ऑरिकल से, क्योंकि वेंट्रिकल जो होते हैं इन्हें ब्लड को पंप करना होता है वेरियस ऑर्गन के पास बहुत ही हाई प्रेशर के साथ, इसलिए इनकी वॉल्स थिक होती हैं। नेक्स्ट देखना है, क्यों वाल्व जो होते हैं वो हमारे हार्ट में ज़रूरी हैं, वहाँ नहीं पढ़ते, हमें पता था, थ्योरी में भूल जाओगे, इसलिए फिर क्वेश्चन भी लिखा दिया। तो देखो, हार्ट जो है, हार्ट में वाल्व्स क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि वाल्व जो होते हैं वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को बचाते हैं, ब्लड को जो बैक फ्लो है उससे बचाते हैं, और ये भी इंश्योर करते हैं कि ब्लड जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। ठीक है, तो मैंने दोनों टाइप का लिख दिया है, चाहो तो ये वाला लिख देना आगे वाला, या फिर ये वाला आंसर लिख देना, दोनों में नंबर मिलेगा। नंबर तो बिल्कुल नहीं कटेंगे मेरे नोट्स से, ये गारंटी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, क्या होगा अगर ये जो सिस्टम है ट्यूब्स का, ये इनमें कोई लीक हो जाए। मान लो जो हमारी आर्टरीज़ और वेंस और कैपिलरीज़ हैं, इनमें अगर कोई इंजरी हो जाती है तो हमारी ब्लड वेसल फट जाती है, फटने से उसमें क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा। तो अब देखो, यही क्वेश्चन बना है, तो क्या है, लीकेज जो होता है उससे क्या होगा, इससे प्रेशर जो है उसमें कमी आ जाएगी, प्रेशर गिर जाएगा, जिस वजह से जो एफिशिएंसी है पंपिंग सिस्टम की वो भी कम हो जाएगी। अब ये अवॉइड करने के लिए, लीकेज को अवॉइड करने के लिए ब्लड में क्या होती हैं, प्लेटलेट सेल्स होती हैं जो पूरे बॉडी में हमारे हर टाइम घूमती रहती हैं। जहाँ भी इन्हें कोई लीकेज दिखता है वहाँ पे जाके ये प्लग बना लेती हैं और उसको क्लॉट कर देती हैं ब्लड को, जहाँ पे इंजरी हुई होती है। ठीक है, मान लो ये हमारी ब्लड वेसल थी,
ये ब्लड वेसल मान लो यहाँ पे इंजरी होके ये ब्लड वेसल फट गई। अब यहाँ पे ये जो प्लेटलेट्स होंगी वो क्या करेंगी, यहाँ पे आके ये एकदम से प्लग कर लेंगी, यहाँ पे एक गुच्छा सा बना देंगी। ठीक है, कभी जेली लाइक सब्सटेंस देखा है, जब कोई चोट लग जाती है तो उसी को हम कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, और इसमें कौन होता है, प्लेटलेट सेल्स होती हैं। ठीक है, आगे देखो, अब हमें हार्ट की प्रोसेस पढ़नी है। ठीक है, व्हेन द मसल ऑफ द ऑल 4 चैम्बर्स आर इन, सीधे सीधे हमें देखना है। तो इसमें हम डायग्राम में देखते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। डायग्राम सही सब सीख लोगे, पूरी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, ये है लंग्स, ये है बॉडी ऑर्गन्स, ये है पल्मोनरी वेन, ये है मेन एरोटा, ठीक, ये है वेना केवा और ये है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये होते हैं राइट। हाँ, तो हम जिससे पढ़ते हैं वैसे तो राइट हमारा ये होता है, पर जब हम लिखेंगे तो राइट ये हो जाएगा और लेफ़्ट ये हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट चलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ये 3 वॉल्व्स हो गए। तो यहाँ पे जो 3 है उन्हें हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, यहाँ पे जो 2 होते हैं उन्हें हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, अब देखो प्रोसेस, लंग्स में क्या हुई, ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड में आ गई, और ब्लड में ये ब्लड में इसको कौन लेके जाएगा, ये पल्मोनरी वेन लेके जाएगी, और कहाँ दे देगी, हार्ट में। हार्ट से ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू, फिर ये एरोटा में इसको भेज दिया जाएगा ब्लड को, और एरोटा जो है वो जितने भी बॉडी ऑर्गन है उनको ये दे देगा ब्लड। उसके बाद फिर जो टिश्यूज़ जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो ऑक्सीजन ले लेंगे और CO2 वापस ब्लड में डाल देंगे। तो फिर वेना केवा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ दे देगा, आके राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ये ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए ये राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से ये निकल के ये कहाँ से किसके अंदर जाएगा, ट्यूब में, पल्मोनरी आर्टरी ट्यूब में जाएगा ब्लड, और फिर ये साफ़ होने के लिए कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। और उसके बाद हम लोग इसको क्या कर देंगे, एक्सेल कर देंगे। ठीक, और इनहेल करके O2 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, तो क्या लिखा है, तो देखो, जब हमारी मसल्स होती हैं हार्ट की, जब रिलैक्स स्टेट में होती हैं तो पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेती है और लेफ़्ट एट्रियम को देकर फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है ब्लड। फिर मसल्स जो होती हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल की वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में एरोटा के थ्रू पहुंच जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखना है कि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेल्स के पास पहुँचता है, अलग अलग ऑर्गन्स के पास पहुँचता है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होती है वो यहाँ पर चलती है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी जो सेल्स जिनके पास CO2 थी और उन्हें O2 की ज़रूरत थी, तो ये O2 ले लेंगे और CO2 वापस ब्लड में दे देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये राइट एट्रियम में आता है वेना केवा के थ्रू। फिर राइट एट्रियम से ये कांटेक्ट होके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल जब कांटेक्ट करता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स में आता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से ऑक्सीजनेटेड बनाया जाता है, और ये फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फिर से लेफ़्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन के थ्रू भेज दिया जाता है सर्कुलेशन होने के लिए। ठीक, तो ये प्रोसेस फिर से रिपीट हो जाती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डबल सर्कुलेशन क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है। ब्लड अगर हार्ट से 2 बार कंप्लीट सर्किट फुल सर्किट के साथ फ्लो करे तो उसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ब्लड फ्लोज थ्रू हार्ट ट्वाइस टू कंप्लीट द फुल सर्किट, यानी जब ब्लड हार्ट में 2 बार फ्लो करता है, फुल सर्किट कंप्लीट करता है, तो उसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड जब हार्ट में एक ही बार एंटर करता है और पूरा सर्किट कंप्लीट कर लेता है, तो उसे हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। कैसे सिंगल सर्कुलेशन का समझो, जैसे बहुत ही जो इमैच्योर जो कहते हैं, क्या कह सकते हैं, जो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स सिंपल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर एक एट्रिया होता है और एक ही वेंट्रिकल होता है। तो यहाँ से ब्लड आया यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ से, तो ये सिंगल सर्कुलेशन हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखना है कि सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होती है और पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है। सिस्टमिक सर्कुलेशन देखो ऐसे ही बता देते हैं डायग्राम के थ्रू। देखो मान लो ये मैंने बनाया है हार्ट बीच में, ठीक है, और ये मैंने बनाए हैं लंग्स, ठीक, और ये मैंने बनाए हैं टिश्यूज़। अब देखो लंग्स और हार्ट के बीच में जब ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है या सर्कुलेशन होता है, ठीक,
हार्ट से लंग्स में और लंग्स से हार्ट में। तो इस टाइप की सर्कुलेशन को हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। और जब हार्ट से टिश्यू में और टिश्यू से हार्ट में जब सर्कुलेशन चलता है तो इस टाइप की सर्कुलेशन को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट देखना है क्या है कि सिस्टमिक सर्कुलेशन। ऐसा सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, सर्कुलेशन जिसमें ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है बॉडी से हार्ट में और हार्ट से बॉडी में, तो इसको हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। उसके बाद नेक्स्ट देखना है पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। इस सर्कुलेशन में ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है हार्ट से लंग्स में और लंग्स से हार्ट में, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी और ये पल्मोनरी वेन के थ्रू। नेक्स्ट देखना है, ये मैंने क्लास बताई है जिसमें 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 और 4 चैम्बर होते हैं। ठीक, तो देखो अभी जो मैंने ये डायग्राम बनाया था ये वाला आर्टरिया और वेंट्रिकल वाला, तो ये किसका था, फिसिस का था। तो देखो तो क्या होता है फिसिस में चैम्बर ऑफ हार्ट 2 होते हैं। इनमें टाइप ऑफ सर्कुलेशन सिंगल सर्कुलेशन होती है और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तो पहले कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखो कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, ऐसे एनिमल्स जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं एनवायरनमेंट के साथ, उनको हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं एनवायरनमेंट के साथ, उन्हें हम कहते हैं वार्म ब्लडेड। जो नहीं कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। अब देखना है यहाँ पे, तो फिशिस में 2 चैम्बर हार्ट होता है, सिंगल सर्कुलेशन होती है और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एम्फीबियंस भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, रेप्टाइल्स भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एम्फीबियंस में 3 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, कैसा होगा, इसमें एक ही वेंट्रिकल होगा, बाकी लेफ्ट और राइट के एट्रिया हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इनमें भी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है। और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, सेम जैसा अभी बताया, इनमें भी डबल सर्कुलेशन इनकम्प्लीट होती है। बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर होते हैं, तो ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन वाले होते हैं और ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक, आगे देखना है। अब आता है सिस्टम अपना लिम्फेटिक सिस्टम, और लिम्फेटिक सिस्टम में हम पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में। तो लिम्फ क्या होता है, लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है। ये कैसे बनता है, जब हमारी कोई जो कैपिलरीज़ होती हैं, कैपिलरीज़ बहुत ही ज़्यादा थिन होती हैं कि यहाँ पे इनके बीच में गैप रहता है, इनके बीच में क्या रहता है, गैप रहता है, जिस वजह से दोबारा से बनाते हैं इसको। देखो ये मान लो मैंने कैपिलरीज़ बनाई, कैपिलरीज़ में क्या होता है, बीच में गैप रहता है थोड़ा सा, ऐसे ठीक है, ऐसे गैप रहता है। ठीक है, बहुत थिन होती है और साथ में इनमें गैप भी होता है। जब इसमें क्या होता है, जब इसमें ब्लड फ्लो करता है, कहाँ चला गया, मान लो ये मैंने कैपिलरीज़ बनाई, इनसे क्या होगा, ब्लड जो है वो यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, ब्लड जो है वो इनसे निकल के आ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे जो ब्लड फ्लो कर रहा है, इनसे क्या क्या निकल के आएगा, इन स्पेसेस से क्या निकल के आ जाएगा, इससे प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स निकल के आ जाएंगे। और कहाँ आ जाएंगे, ये टिश्यूज़ में आ जाएंगे। ठीक है, इन टिश्यूज़ की जो खाली जगह है, इनमें आके ये फ्लूइड जो है वो भर जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ कहते हैं। देखो क्या लिखा है, देखो लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है और ये लीकेज से बनता है। लीकेज किसकी हो रही है, ये प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स जो हैं वो ब्लड कैपिलरीज से निकल के टिश्यूज़ में आ रहे हैं, इसीलिए इसको हम लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। उसके बाद लिम्फ का फंक्शन पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है कि लिम्फ का फंक्शन बताओ। लिम्फ पूछ लेगा लिम्फ क्या होता है और लिम्फ के 2 फंक्शन बताओ। ठीक है, अभी हम PYQ सीरीज़ भी चालू करेंगे बायो की, जिसमें 2 मार्क्स के सारे ही जितने भी 2026 में पूछे गए थे क्वेश्चन, वो हर एक सेट के वो डिस्कस करेंगे। फिर 3 मार्क्स के डिस्कस करेंगे, फिर 4 और 5 मार्क्स के। ठीक है, तो ऐसे ही हर एक ईयर के हम डिस्कस कर लेंगे, यानी 2023 तक हम सभी 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उन्हीं से बेस बनेगा और उसी से तुम्हारे नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे। ठीक है, तुम क्लास में सबसे आगे रहोगे। और ये नोट्स का जो नोट्स मैंने दिए हैं, इसकी PDF हम टेलीग्राम पे दे देंगे, तो उसके जाके प्रिंट आउट निकलवा लेना और डेली इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो चलो देखते हैं लिम्फ का फंक्शन क्या होता है।
लिम्फ जो है वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है पैथोजन के अगेंस्ट। ये फ्लूइड बैलेंस बनाता है ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में। ये डाइजेस्टेड फूड और एब्जॉर्ब फूड जो फैट जो होता है उसको ट्रांसपोर्ट करवाता है इंटेस्टाइन से लेके और सारी बॉडी में दे देता है। और ये एक्सेसिव जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में इट रिमूव्स एक्सेसिव फ्लूइड। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना था, बच्चे ने गलती कर दी। क्या कर दी कि यहाँ पे लिखना था कि ये जो है एक्सेसिव फ्लूइड जो है उसको रिमूव करवाता है हमारे बॉडी से। ठीक है, जो सेलुलर यहाँ पे ये कैपिलरीज थी, इनसे निकल के क्या आ रहा था, लिम्फ आ रहा था। और ये कहाँ भर जा रहा था, ये खाली जो जगह थी इनमें भर गया था, हमारा जो फ्लूइड है वो भर गया था। अब ये वापस से यहाँ पे जो ज़्यादा हो गया है बैलेंस, तो इसे हमें कहाँ पे आ जाएगा, ये फ्लूइड जो है वो हाई से लो की तरफ ये वापस से अपने कैपिलरीज में आ जाएगा। तो यही बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये जो लिम्फ होता है ये एक्सेसिव फ्लूइड को निकाल लेता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से और वापस से ब्लड में दे देता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ऐसा फोर्स जो ब्लड लगाता है ब्लड वेसल्स के वॉल्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। मान लो ये थी ब्लड वेसल, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा था, फ्लो तो कर रहा था, साथ में ये इधर भी और इधर भी फोर्स लगा रहा था। तो इसी फोर्स को या प्रेशर को हमने क्या कहा, ब्लड प्रेशर कहा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, दो टाइप के प्रेशर होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक, दूसरा होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, ऐसा प्रेशर जो आर्टरीज के अंदर होता है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उस टाइप को हम प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक, और ये होता है 120 mmHg। डायस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर जो ब्लड प्रेशर का वो ब्लड कब किसके अंदर, आर्टरीज के अंदर जब वेंट्रिकल्स जो हैं वो रिलैक्स हुए हैं, तो उस टाइप के प्रेशर को हम कहते हैं डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना और डायस्टोलिक का मतलब होता है रिलैक्स करना। ठीक है, तो उसके बाद डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो कितना होता है, वो 80 mmHg होता है। नेक्स्ट देखना है बीपी को हम किससे मेज़र करते हैं, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। हाई बीपी को हम कहते हैं हाइपर टेंशन, ये एक बीमारी होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम एंटर कर चुके हैं, हमारा ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स हमारा कंप्लीट हो गया है, या ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स वो कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स, कैसे होता है प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो देखो, तो क्या होता है ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में, क्या होता है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, क्या होता है कि अगर जो डिस्टेंस है दो सेल्स के बीच में अगर वो कम है तो यहाँ पे डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस से ही काम हो जाएगा। कैसे, मान लो ऐसे कि ये मान लो मैंने एक छोटा सा पौधा बनाया। ठीक है, एक मैंने छोटा सा पौधा तो नहीं लग रहा, ये तो ट्री हो गया है, दोबारा बनाते हैं। ठीक, मान लो ये हमने कोई एक छोटा सा पेड़ बनाया है, ये लीफ बना दी, तो यहाँ पे अगर यहाँ ये इसकी रूट हो गई, अगर यहाँ से वाटर यहाँ भेजना है तो डिफ्यूज़न से हो जाएगा, हाई से लो की तरफ चला जाएगा, ऑस्मोसिस से चला जाएगा। लेकिन ये क्योंकि यहाँ पे ये डिस्टेंस अभी दो सेल्स के बीच में कम है, इसलिए ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न से काम चल गया। लेकिन जब बहुत बड़े प्लांट होते हैं यानी ट्रीज़ हो जाते हैं, तो उनके बीच में दो सेल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब उस टाइम पर डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस से काम नहीं चलेगा, तब हमें एक प्रॉपर वस्कुलर सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, तो वस्कुलर सिस्टम देखो, वस्कुलर सिस्टम ये सिस्टम जो होता है वो वाटर मिनरल्स फूड को ट्रांसपोर्ट करवाता है प्लांट बॉडी के सारे पार्ट्स में। वस्कुलर सिस्टम के अंदर जाइलम और फ्लोएम आते हैं। जाइलम जो होता है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कराता है, फ्लोएम जो है वो फूड अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट करवाता है। अब एसेंट ऑफ सेप क्या होता है, व्हाट इज़ एसेंट ऑफ सेप, अपवर्ड मूवमेंट होना वाटर और मिनरल्स का रूट्स से अपर प्लांट ऑफ द बॉडी की तरफ अगेंस्ट द ग्रेविटी के अगेंस्ट और जाइलम के थ्रू। ये पूरा ही ऐसे लिखना है बोर्ड में, बच्चे याद कर लेते हैं तभी उनके नंबर भी आते हैं। ठीक है, इतना भी नहीं कर पाओ तो क्या फ़ायदा फिर नोट्स पढ़ने का, इसलिए जो भी नोट्स में सब याद करके जाना है। ठीक है, तो एसेंट ऑफ सेप क्या होता है, जो वाटर और मिनरल्स का अपवर्ड मूवमेंट होता है जाइलम के थ्रू ग्रेविटी के अगेंस्ट रूट्स से अपर बॉडी पार्ट्स की तरफ, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एसेंट ऑफ सेप। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, नहीं सुना होगा तो अब सुन रहे हो। ठीक है, यानी वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एसेंट ऑफ सेप। लेकिन ये वर्ड्स भी लिख देना तभी ज़रूरी है बेटा। ठीक है, आगे देखो, अब
जाइलम क्या होता है, जाइलम तो नाइन्थ में तो पढ़ा ही था, फ्लोएम भी पढ़ा था, तो ये वही बातें हैं। अगर जाइलम के बारे में और फ्लोएम के बारे में डिफरेंस पूछे तो यही सारे पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो देखो जाइलम क्या होता है। जाइलम ये एक डेड टिश्यू होता है, ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है, सिर्फ यूनिडायरेक्शनल। कैसे यूनिडायरेक्शनल पता तो होगा, फिर भी एक बार बता देते हैं, ठीक है। ये मान लो ये इसकी रूट्स हैं, तो रूट्स से पानी जो है वो सिर्फ ऊपर जाएगा, वापस नीचे नहीं आएगा, ठीक। तो ये होती है यूनिडायरेक्शनल। उसके बाद इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये दिख नहीं रहा है मुझे, कौन सा कलर रखें इसमें ब्लू रख लेते हैं, ठीक है, डार्क ब्लू, ठीक है। तो चलो अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा है। जो जाइलम होता है वो 4 टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना होता है, ट्रेकियार्ड्स, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। तो क्या है, ट्रेकियार्ड्स, वेसल, जाइलम फाइबर ये सारे डेड होते हैं और जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है। तो डेड की वजह से ये 3 पार्ट इसके डेड हैं, इसीलिए ये पूरा डेड कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखना है मेन कंपोनेंट कौन से होते हैं जो वाटर को कंडक्ट करवाते हैं। तो मेन कंपोनेंट है इसके ट्रेकियार्ड्स और वेसल। उसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या होता है, ये जाइलम पैरेन्काइमा का काम होता है ये सपोर्ट और स्ट्रेंथ देता है, जबकि ये जाइलम फाइबर है बेटा, ये जाइलम फाइबर है, ये जाइलम फाइबर का काम होता है सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना है प्लांट को। और जाइलम पैरेन्काइमा का काम होता है कि लेटरल साइड्स भी पानी को देते रहना। जैसे कि मान लो ये मैंने एक ट्री बनाया, ठीक, ट्री, यहाँ से रूट से पानी आया तो वो तो सीधे सीधे ऊपर जाएगा, लेकिन साइड बाय साइड पानी देते जाएगा। ये किसका काम है, ये जाइलम पैरेन्काइमा का काम होता है, ठीक है, याद रखना, यूनिक फीचर बताया है। उसके बाद नेक्स्ट देखो द फोर्स दैट कंट्रीब्यूट टू असेंट ऑफ सैप, यानी वो फोर्स जो वाटर को ऊपर तक पहुंचाने में काम आते हैं। तो वो कौन कौन से फोर्स हैं, एक है रूट प्रेशर, दूसरा है ट्रांसपिरेशनल पुल। तो देखो तो क्या लिखा है, तो देखो रूट्स में क्या होता है, एट द रूट्स में क्या होता है, जो सेल रूट की वो सेल्स जो सॉइल के कांटेक्ट में होती हैं वो आयंस को एकदम से ले लेती हैं, जिस वजह से सॉइल में और रूट की सेल्स में एक कंसंट्रेशन का डिफरेंस आ जाता है, आयन के कंसंट्रेशन का डिफरेंस आ जाता है रूट और सॉइल के बीच में। पहले तो आपको हम थोड़ा देसी भाषा में समझाते हैं कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद ये पूरी जो कथा लिखी है ना आपको, ये सब समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखो क्या है, कैसे देखना है, देखो मान लो ये मैंने रूट बनाई, ये भी कलर नहीं दिख रहा है क्या भाई, देखो ये मानो ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने ऊपर का बनाया है और ये नीचे का हो जाएगा, ठीक है। यानी ये एरियल पार्ट है और ये ज़मीन के नीचे वाला पार्ट है। अब यहाँ पे मैंने एक ही रूट बनाई है, काफ़ी बड़ी बनाई है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉइल है, ठीक, सॉइल है और सॉइल के अंदर आयंस प्रेजेंट हैं। तो आयंस जो हैं वो क्या हो जाएंगे, आयंस जो हैं ये रूट की जो सेल्स हैं ये आयंस को अंदर ले लेंगी। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पानी जो है वो कम हो जाएगा और आयंस यहाँ पे अभी ज़्यादा हो गए, आयंस जो हैं वो ज़्यादा हैं, आयंस ज़्यादा हैं, ठीक है, और पानी यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे जो रूट सॉइल में जो पानी है वो यहाँ से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ रूट में आ जाएगा। फिर यहाँ पे जहाँ भी रूट में पानी आया है तो यहाँ पे पानी जो है वो प्रेशर लगाएगा चारों वॉल्स के अगेंस्ट पानी जो है वो क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, ठीक, चारों तरफ। तो इसे हम कहेंगे रूट प्रेशर। और रूट प्रेशर से क्या होगा, जहाँ पे खाली जगह है पानी जो है हाई से लो की तरफ पानी आगे चला जाएगा। तो ऐसे करके ये जो है शॉर्ट डिस्टेंस तक पानी जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है हाई से लो करते करते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, तो देखो टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, ये देखो नोट्स में क्या लिखा है। रूट प्रेशर, जो रूट्स की सेल्स होती हैं जो सॉइल के कांटेक्ट में है वो आयंस को एक्टिवली ले लेंगी। इनकी वजह से आयंस
के द्वारा रूट और सॉइल के में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इस डिफरेंस को हटाने के लिए वाटर जो है वो सॉइल से रूट में चला जाएगा और इस डिफरेंस को हटा देगा, जिसकी वजह से वाटर की मूवमेंट हो जाएगी जाइलम में। अब नेक्स्ट इतना ही लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है, बोर्ड में यही लिखना है, ठीक। उसके बाद कुछ फैक्ट हैं वो देखो। रूट प्रेशर जो है वो मोस्टली नाइट में ज़्यादा होता है और ये इसका पूछेगा फीचर कि रूट प्रेशर जो है वो कितनी डिस्टेंस तक काम आता है। ये शॉर्ट डिस्टेंस तक पानी को ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होता है। ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होता है तो बताते हैं। देखो, मान लो ये हमने रूट बनाई और ये मैंने यहाँ पे यहाँ तक ये मैंने लीफ बना दी, ठीक। ऐसा करके ये लीफ हो गई। अब यहाँ पे पानी की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे जो स्टोमेटा थे उसके थ्रू सन ने क्या किया था, सूरज चाचू ने क्या कर लिया था, सारा पानी इनका पी लिया था, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे पानी ख़त्म हो गया है तो यहाँ पे जो रूट प्रेशर से जो वाटर आया था इस सेल में ऐसे बना देते हैं। तो ये पानी हाई से लो की तरफ यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। अब ऊपर क्या है, इसका पानी जो है यानी यहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट था वो ये वाला वाटर जो है, यहाँ पे वाटर जो है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। इसका वाला यहाँ पे और इसका वाला यहाँ पे। तो जो हम लोग फ्रूटी जैसे पीते हैं तो उसमें एक स्ट्रॉ दी होती है। स्ट्रॉ से क्या होता है, हम पूरा जो फ्रूटी होते हैं उसे सक कर लेते हैं, पूरा खींच लेते हैं ऊपर की तरफ। ऐसे ही ट्रांसपिरेशन से क्या हो रहा है, एक सक्शन प्रेशर लग रहा है जिससे ये जितना भी पानी है इस रूट सेल्स में सारा ही ऊपर की तरफ खिंचा चला आ रहा है। इसी को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। तो देखो क्या होता है, वाटर का लॉस होना वाटर वेपर के फॉर्म में एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट के थ्रू, उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। उसके बाद या एवोपरेशन कह दो। उसके बाद एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा, यानी जो वाटर का एवोपरेशन हो रहा है स्टोमेटा के थ्रू, इससे एक सक्शन क्रिएट होता है जो कि क्या करता है, सक्शन जो होता है वो क्या करता है, सक्शन जो है वो रूट्स से पानी को ऊपर की तरफ खींच लेता है। अब ट्रांसपिरेशन के काम पूछेंगे, 1 2 3 4 काम लिखाए हैं मैंने, इसको अच्छे से याद कर लेना, नहीं तो याद नहीं किया ना फिर नंबर चले जाएंगे। तो देखो, ट्रांसपिरेशन जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन इट टू लीव्स, ठीक है। तो क्या लिखा है, ट्रांसपिरेशन जो है वो क्या करवाता है, वाटर और मिनरल्स का अपवर्ड मूवमेंट करवाता है और एब्जॉर्प्शन भी करवाता है। कहाँ से, यानी रूट्स से लीव्स तक। उसके बाद नेक्स्ट देखना है, ट्रांसपिरेशन जो है वो दिन में ज़्यादा होता है क्योंकि दिन में सूरज निकलता है और सूरज से ट्रांसपिरेशन होता है, और रात में ऐसा कोई सूरज निकलता नहीं है तो रात में ट्रांसपिरेशन होगा नहीं। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, रूट प्रेशर चलेगा, और दिन में रूट प्रेशर भी चलता है और ट्रांसपिरेशन भी चलता है, ठीक है। तो देखो, उसके बाद ट्रांसपिरेशन का दूसरा काम है कि ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और साथ में ये एक्सेस वाटर से भी क्या करवाता है, बचाता है, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन की एक इविल है, इविल वाला एक क्वेश्चन आ चुका है, देख लेना, ठीक है। इसी 2026 में आया है, या चौथे सेट में होगा या फिर दूसरे सेट में, ठीक है, किसी में देखना कि इविल करके एक क्वेश्चन आया था ट्रांसपिरेशन का कि क्या बुराई है ट्रांसपिरेशन से। तो बुराई ये है कि इससे सारा पानी जो है वो लॉस हो जाता है, तो ये इसकी बुराई है। सेकंड काम क्या है, हेल्पफुल कैसा है कि ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछा गया था। नेक्स्ट देखो, अब अभी तक हमने सारा देख लिया कि वाटर और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, 2 फोर्सेस से होते हैं। एक होता है रूट प्रेशर और दूसरा होता है ट्रांसपिरेशनल पुल। रूट प्रेशर जो होता है वो रात में ज़्यादा होता है क्योंकि ट्रांसपिरेशन के लिए सन का होना ज़रूरी है, और रात में सन तो निकलता नहीं है तो सिर्फ रूट प्रेशर चलेगा, और दिन के टाइम पे सन होता है जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशनल पुल भी ज़्यादा होगा और रूट प्रेशर जो है वो थोड़ा कम होगा। अब आ जाओ कैसे फूड जो है, फूड और अमीनो एसिड प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं, कैसे होते हैं। तो देखो, पहले तो डेफिनेशन देखनी कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होना फूड का लीव्स से अदर बॉडी पार्ट्स की तरफ, बॉडी नहीं प्लांट बॉडी के पार्ट्स की तरफ, फ्लोएम के थ्रू, उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसलोकेशन को कराने के लिए यानी फूड का ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखो, फिर से 9th वाला,
फ्लोएम क्या है? ये एक लिविंग टिश्यू है। ये बाई डायरेक्शनल फूड ट्रांसपोर्ट करता है, यानी ऊपर भी और रूट्स के पास भी और ऊपर लीव्स के पास भी। नेक्स्ट है कि इसके अंदर भी 4 एलिमेंट होते हैं, 4 नहीं तो 5 होते हैं। एक होता है सीप ट्यूब, सीप सेल, कॉम्पेनियन सेल, पैरेन्काइमा और फाइबर। तो ये जो स्टार्टिंग के 4 हैं ये सारे लिविंग होते हैं। स्टार्टिंग के ये जो 4 होते हैं, सीप ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, पैरेन्काइमा, ये लिविंग है, इस वजह से ये भी लिविंग हो जाता है ओवरऑल में। और ये फाइबर जो होता है वो डेड होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम होता है कि ये फूड को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट आओ, तो इसकी पहले मैकेनिज़्म समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये पूरी थ्योरी पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा हमको, ठीक है। तो देखो ये होता है, ये मान लो एक हमने प्लांट बॉडी बनाई है, इसकी स्टेम है, ठीक। यहाँ पे ये लीव्स हैं और ये वो लीव्स है जहाँ पे खाना बना है, और ये रूट की सेल्स हैं जहाँ पे खाना चाहिए, ठीक है, ज़रूरत है। तो देखो जहाँ पे खाना बना फोटोसिंथेसिस से ये खाना जो है वो कहाँ पहुँचेगा? कॉम्पेनियन सेल में पहुँचेगा। ये है कॉम्पेनियन सेल, ये है कॉम्पेनियन सेल। तो खाना जो है वो यहाँ पे बना और कॉम्पेनियन सेल में पहुँचेगा। कॉम्पेनियन सेल से ये आ जाएगा फ्लोएम में, ठीक है। अब खाना तो यहाँ पे आ गया है, अब क्या होगा? अब यहाँ पे आगे कैसे पुश होगा? तो ऐसे होगा कि यहाँ पे पानी की अब कमी है, तो जाइलम से पानी जो है वो फ्लोएम में आ जाएगा, और फ्लोएम जो है वो फिर क्या करेगा? फ्लोएम के अंदर पानी हो गया, ऐसे जो है खाना जो है यहाँ पे ऐसे खाना है, ठीक, खाना है। और यहाँ पे आ गया है वाटर, यहाँ पे आ गया है वाटर जो है इस जो फूड रखा है इसको पुश करेगा आगे की तरफ, क्योंकि वाटर हमेशा वहीं फ्लो करता है जहाँ पे कम पानी होता है। तो हाई से लो की तरफ ये वाटर चला जाएगा और साथ में ये फूड भी आ जाएगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पे नीचे आ गया। अब क्या होगा? जहाँ पे खाने की ज़रूरत है तो ये कॉम्पेनियन सेल से सिंक सेल में आ जाएगा जहाँ पे खाने की ज़रूरत है। अब ये वापस से पानी कैसे जाएगा? पानी फिर से वैसे ही हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये पानी फिर से ऐसे यहाँ पे चला जाएगा। तो एक पूरी साइकिल ऐसे करके बन रही है, ठीक है। उसके बाद चाहो तो अगर ये वाली जो प्रोसेस है, मैकेनिज़्म है फूड ट्रांसपोर्ट की, समझ नहीं आई हो तो इसके ऊपर हम एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो बना देंगे, उसको जाकर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो मैकेनिज़्म में क्या लिखा है। जैसे मटेरियल कौन सा बनता है? सुक्रोज। इसको ट्रांसफ़र किया जाता है सीप ट्यूब में, फ्लोएम के सीप ट्यूब में, ठीक है। किसके थ्रू? कॉम्पेनियन सेल के थ्रू, एनर्जी का यूज़ करके। इससे क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर फ्लोएम में ज़्यादा हो जाता है, यानी सीप ट्यूब में ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से वाटर जो है जो एडजेसेंट जाइलम में होता है, यानी पास वाले फ्लोएम के पास में जो जाइलम लगा है उसे हम कहते हैं एडजेसेंट। तो फ्लोएम के पास में जो जाइलम है उससे पानी जो है वो फ्लोएम में आ जाता है, और इस वजह से वाटर की मूवमेंट की वजह से फूड जो है वो आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये प्रेशर जो होता है ये ट्रांसलोकेशन करवाने में हेल्प करवाता है फ्लोएम के अंदर 2 टिश्यूज़ के बीच में, ठीक, विच हैव लेस प्रेशर, और वहाँ तक पानी जाता है जहाँ पे कम प्रेशर होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखना है। अब तो मेरा चैप्टर जो है वो बिल्कुल एंडिंग पे आ चुका है। ट्रांसपोर्टेशन की हमने सारी प्रोसेसेस पढ़ ली हैं कि प्लांट्स में कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन और एनिमल्स में कैसे होता है। अब बस हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। तो देखो क्या क्वेश्चन लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है प्लांट्स में वो बहुत ही स्लो होता है एनिमल्स के मुकाबले। तो क्यों होता है? रीज़न बताना है। तो रीज़न देखो क्या होता है, प्लांट्स जो है वो मूव नहीं करते। उसके बाद लार्ज प्लांट बॉडी में इन्हें क्या होते हैं, लार्ज प्रोपोर्शन में इनके पास डेड सेल होती हैं। तो दोबारा से देखो एक बार फिर से, प्लांट्स जो हैं वो मूव नहीं करते हैं, और लार्ज प्लांट बॉडी जब होती है तो सबसे, अगर कोई मान लो बहुत ही बड़ा प्लांट है, बरगद का ट्री है, अगर उसमें सबसे ज़्यादा सेल्स जो हैं वो डेड ही होती हैं। सबसे ज़्यादा उसमें सेल्स कैसी होती हैं? डेड होती हैं बहुत सारे टिश्यूज़ में। तो जिसके कारण प्लांट को कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। अब हम एनिमल्स का देखते हैं। एनिमल्स जो होते हैं इन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए, जैसे तुम्हें पढ़ने के लिए, तुम्हें खाने के लिए, तुम्हें सोने के लिए, है ना, तुम्हें खेलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है।
तो दे रिक्वायर मोर एनर्जी। उसके बाद क्या लिखा है, तो अपना चैप्टर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट जो है, लास्ट पार्ट आएगा एक्सक्रीशन के ऊपर। उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना और जिससे कि आपको तुरंत ही वीडियो मिल जाए। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू बच्चों।